बात करने वाले हैं आज। ठीक है, लगा दीजिए, अगर आ जाएगा तो ठीक ही है, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है इसको। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोग जो देखे थे वो 5.4 तक क्लियर हो चुका था। ठीक है, और वीडियो भी सारा अपलोड कर दिया गया है आपको श्री राम जानकी कोचिंग वाले पे, आप देख सकेंगे, और टेलीग्राम के चैनल पे भी डाल दिया गया है। सब लोग अपना एक बार रिविजन कर लेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले 5.5 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले उसका थ्योरी क्या है जरा हम लोग इसको देखेंगे। तो आज एक्सरसाइज 5.5 के लिए स्पेशली जो थ्योरी है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है लॉग का यूज करके कैसे डिफ्रेंसिएशन करना है, इस पर बात करनी है। उस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे आपने अभी तक एक चीज़ दिखा था फॉर्मूला के माध्यम से कि अगर सपोज किया जाए कि कोई वेरिएबल है, ठीक है, और उसका पावर दिया गया है, मतलब ये हुआ कि वेरिएबल, जरा समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ, वेरिएबल और पावर कांस्टेंट था। तो इसको कैसे करना है आप पढ़ चुके हैं एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पे, कि अगर x का पावर n है और x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो n x n-1 होता है। अब मैं बात करूं कि अगर ये तो था वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपने ये भी पढ़ लिया है कि अगर कोई कांस्टेंट हो, जैसे कांस्टेंट का मतलब जैसे e के पावर x, ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है, या फिर मान के चलिए 2 के पावर x हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कि कांस्टेंट हो और पावर जो है वो वेरिएबल हो जाए। समझना है थोड़ा। अभी क्या था, एक केस आपने पढ़ा कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करना है। जो लोग नहीं है उसको ग्रुप में थोड़ा डाल दीजिए कि वो लोग आ जाए। हेमंत है, नीलेश है, ये लोग पहले से देखो 12 घंटे पहले आप लोग बता दिया गया भाई ऐसा ऐसा मैटर है कि हम लोग सामने पढ़ पाएंगे ऐसे। ठीक है, और देखो रात भर तो लाइन नहीं था और गर्मी का दिन है, बिना बिजली का थोड़ा परेशानी हो जाती है और अंधेरा भी रहता है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझिएगा। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहे तो कैसे करना है ये समझ गए, कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल रहे तो कैसे करना है ये भी आप समझ गए। लेकिन अब जो केस आने वाला है वो ये है थर्ड नंबर में कि x टू द पावर x रहेगा, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो कैसे करना है, बस यही चीज आपको सीखना है आज। एक जो था वो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, ये आपने सीख लिया। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल तो आपने ये भी सीख लिया है। इसका फॉर्मूला आपने देखा था, जैसे अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको क्या बताया गया था कि वो जो है, बड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल दे दे तो आपको तय मतलब विचलित नहीं होना है। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए अभी हम लोग इसको देखेंगे भी जरा, और एनसीईआरटी में तो बना के भी दे दिया है कि आप डायरेक्ट इस पूरे वैल्यू को ही यहाँ आप रख दीजिए और उसके बाद जो है कि लॉग लगा दीजिए, और ये इस बेस पे ये जो कांस्टेंट है उसके साथ ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, जैसे एक्स है तो जरा समझिएगा एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन। मैं एक बार बस रिकॉल करा रहा हूँ, आप लोग एक बार रिकॉल करके देख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपको समझना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो उसका डिफरेंशिएशन का तरीका होता है वो फंक्शन रख दीजिए, रख दिए, और उसके बाद जो कांस्टेंट था उसका लॉग ले लीजिए, जो कांस्टेंट था उसका लॉग ले लेंगे। अब आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर जनरली जहां भी लॉग देखिएगा उसका बेस हमेशा ई रहता है, हमेशा ई रहता है। और आपको मैंने ये भी कहा कि अगर बेस भी ई हो और यहाँ भी ई हो तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू 1 होता है। इसलिए e टू द पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो आपको बता दिया गया कि ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। लेकिन कैसे हुआ था ये हम लोगों को ये तरीका जानना चाहिए, और ये लॉग कैसे निकालना है आपको ये भी बताया गया था कि अगर मान के चलिए, जैसे हमको पता नहीं है लॉग ई का वैल्यू क्या होगा, लॉग ई का वैल्यू निकालना है जिसका बेस भी ई है, अगर निकालना है तो आप उसको मान लीजिए कि उसका मान x है, हमको मालूम नहीं है कितना है। चलिए, जब लॉग हटता है तो इसका फॉर्मूला, इसका जो डिफिनीशन है वो क्या होता है कि जैसे ही लॉग हटेगा तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला चीज यहाँ चला जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, और जो बेस है उसकी जगह पे ऐसे हो जाएगा। जरा समझना है, ये जो
आप देख रहे हैं बेस वैसे ही रहेगा, ये जो पावर देख रहे थे वो उधर चला जाएगा और वो उसका पावर बन जाएगा जैसे ही लॉग हटेगा। तो अब आप ही बताइए, इधर e का पावर क्या है 1 है और e का पावर x है, जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 निकल गया, यानी लॉग x का मान लॉग e टू द पावर e जो है लॉग e टू द बेस e, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट बताया गया था कि अगर जो वैल्यू निकालना है, जिसका लॉग निकालना है, उसका बेस भी अगर सेम मिल जाए तो उस कंडीशन में दोनों का सेम होने की वजह से इसका वैल्यू 1 हो जाता है। वैसे लॉग निकालने का तरीके से आप निकालिएगा तो उसका मान 1 ही आएगा। तो इसका मान 1 हो गया और EX में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EX हो जाएगा, यानी EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है। तो मैंने ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट देख लिया, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल देख लिया, और अब हमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल देखना है और इस तरीके से आप इसको भी बना लेंगे। इसलिए अगर आप इसका प्रूफ नहीं जानते थे तो घबराने की तनिक भी चिंता नहीं करना है। यहाँ आप जरूर देखेंगे इसको कि अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल का पावर वेरिएबल, मतलब पावर वेरिएबल हो जाए तो उसको हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं प्रोसेस, उस तरीके से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, तो इसका नाम है, क्या करना है कि भाई जब भी पावर वेरिएबल हो जाए तो उसको बनाने के लिए लॉग का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इस थ्योरी का, इस टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से देख करके हम लोग प्रोसेस ही देखना है। देख रहे हैं पूरा पसीने हो रहे हैं, पूरा धूप है। लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बैक कर लीजिए। देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लघुगुणकीय अवकलज, लघुगुणकीय अवकलज। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, अवकलज या अवकलन जो भी कहिए। देखिए समझना है, मैंने आपको पहले ही हिंट्स कर दिया कि इस टॉपिक में हमें बात करना है एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो एक वेरिएबल है और उसका पावर भी वेरिएबल है। तो हमें कैसे करना होगा, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन वेरिएबल हो और उसका पावर भी वेरिएबल हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको लॉग का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोग एक फंक्शन लेकर और उस प्रोसेस को ही देखेंगे। स्पष्ट आपको देखना है, समझना है। चलिए, और दोनों एक बात ध्यान रखिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर आपके क्लास के बाहर की बात है। तो दोनों ही जो पावर जो है वो खास करके पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जो हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है ले, ठीक है, कोई फंक्शन दिया है और वो फंक्शन क्या है, तो सपोज किया जाए कि कोई u एक फंक्शन है x का और उसका पावर भी एक फंक्शन है, वो भी x का। ऐसा तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि हम लोग कैसे फंक्शन को लिखते हैं, fx लिखते हैं, है ना, कि फंक्शन है x का। वैसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं कि u फंक्शन है x का और इसका जो पावर है वो भी एक फंक्शन है x का। ठीक है, तो इस तरीके कोई फंक्शन, आप इसको जनरली अगर आपको इतना लिखने में परेशानी हो तो u का पावर भी लिख सकते हैं। मैंने इसको मान लिया कि इस फंक्शन को u और इस फंक्शन को भी। ठीक है, अब बात ये है कि हमें इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो जाए तो इसलिए आपको कहता है कि भाई देखो, आपने लॉग सीखा है अभी अभी 5.4 में, उसी का सहारा लेना है। क्या कीजिएगा, इस कंडीशन में जब भी पावर वेरिएबल हो जाए तो आपको लिखना है कि टेकिंग लॉग ऑन और बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा। वी गेट, क्या करना है, जब भी पावर वेरिएबल हो जाए तो आपको लॉग का सहारा लेना है और उसी के सहायता से आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब हम जब लॉग लेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, लॉग y, और इधर क्या हो जाएगा, लॉग u टू दी पावर v। बड़ा समझिएगा ध्यान से भाई,
log u to the power v। बेस क्या है नहीं लिखना है। बेस अगर नहीं भी लिखा है तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही हिंट्स में, यहाँ आपको 12th क्लास में एनसीईआरटी के बेस पे कहीं भी अगर लॉग सिर्फ लिखा है, बेस नहीं दिया है, तो आपको बेस ई मान के चलना है। जब जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जनरली समझना है कि बेस ई ही है, नेचुरल लॉग की बात हो रही है। क्या करना है, जब भी पावर वेरिएबल हो किसी फंक्शन का तो हम लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे जरा समझिए। हो गया काम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही दिखा फर्स्ट लाइन में एक लॉग ले लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे और 5.5 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, जरा भी मिस्टेक कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा। इसके बाद सारा आसान है, 5.6 आसान है, 5.7 आसान है, सब आसान है। बस 5.5 में थोड़ा मतलब अपने पेशेंस को ना खोना नहीं है। चलिए लॉग लिए। लॉग का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर लॉग m के पावर n हो तो पावर आगे आ जाता है। आपको मैंने बताया है लॉग का कि लॉग m टू द पावर n हो तो n आगे आ जाएगा, लॉग m हो जाएगा। ये तरीका आपको सिखाया गया है, फॉर्मूला इसलिए पढ़ा दिया गया है, लॉग का तरीका भी दिखाया गया था। चलिए तो ये क्या होगा, लॉग के उसी डिफिनीशन उसी फॉर्मूला के तहत हम लोग लॉग u के पावर जो v दिया है तो v आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे आ जाता है, v इंटू लॉग u, ठीक है। पहला स्टेप। अब आप जब करेंगे तो ये देखिए एक जनरल फंक्शन आ गया, ये एक पहला फंक्शन, ये एक दूसरा फंक्शन, यानी u इंटू वी के फॉर्मूला पर हम इसको अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जब वो पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेंगे दोनों तरफ। लॉग लेने से क्या होगा कि वो पावर आगे आ जाएगा, जब पावर आगे आ जाएगा तो वो एक जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है उस पे हम लोग इसको बैठा करके और आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दो फंक्शन हो गया u इंटू वी, और आपको पता ही है दो फंक्शन गुना में तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला u इंटू वी लगा देंगे। बस ये तोड़ने के लिए लॉग लेना पड़ा। लॉग लेने पर ये एक जनरल रूप में आ गया और उसके बाद लिख देंगे कि नाउ ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। देखिए लाइन आ गया, बड़ा कृपा हुआ, हालत खराब था, थोड़ा फैन को ना डिम कर दीजिए हाँ, बस देख लीजिएगा वो लाइट इसमें नहीं आ रहा ना। चलिए अब क्या करना है भाई, अब नाउ ऑन डिफरेंशिएट्स बोथ साइड्स वी गेट। अब जैसे ही जनरल फॉर्म में आ गया, अब आप इसको एकदम आराम से डिफरेंशिएट कीजिए, और पता है ना डिफरेंशिएशन आप अच्छे समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे। चलिए अब हम लोग ना जल्दी से ये खत्म हो जाएगा, दो दिन के अंदर ये खत्म कर देंगे हम लोग, और इसके बाद 5 के बाद 7 पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन 7 पढ़ लेंगे, समझ लीजिए कि अब अपने आप पे कमांड हो गया, क्योंकि 7 ही मेन है। 7 के बाद 8 तो 3 दिन का क्लास है, उसके बाद 9 थोड़ा चलेगा लेकिन वो भी इजी चैप्टर है, तो 9 हो जाएगा। फिर हम लोग आराम से क्या बोलते हैं 6 देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, बोरिंग एक्सरसाइज नहीं कहेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा मतलब बहुत थ्योरिया हैं उसमें जिसको समझना बेहद जरूरी है। तो पहले आसान वाला जो है उसको हम लोग गेन कर लेंगे ताकि उस पर हम लोग का कमांड हो सके, ठीक है। चलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत है, बस हम लोग जल्दी इसको काम करेंगे। तो नाउ ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, कल से अपने टाइम पे ही क्लास चलेगा, वैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता देंगे, तो शाम में क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए अब डिफरेंशिएट क्या करना है, अब आपको डिफरेंशिएशन पता है आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो लाइन आपको केवल डिस्कस कर देता हूँ, और नोट्स में आपको सब बना कर दिखाया गया है, ठीक है। क्या करना है कैसे करना है, तो मान के चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे ना डी लॉग वाई बटा में डी एक्स, चूंकि डिफरेंशिएशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। इधर भी लिखेंगे डी वी इंटू लॉग यू बटा में डी एक्स। चलिए अब आप बताओ, यहाँ देखो तो लॉग किसका फंक्शन है, वाई का, और करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा। तो पहले लॉग वाई को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई का होगा एक्स रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया चेन रूल। इधर तो कुछ कहना ही नहीं है, u इंटू वी दो फॉर्मूला है या दो फंक्शन है, तो पहले हम लोग दो फंक्शन को गुना में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर्मूला आपको याद है, पहला फंक्शन बाहर निकाल देंगे और दूसरे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दूसरा फंक्शन बाहर निकलेगा और फिर जो पहला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर देंगे, फॉर्मूला के तहत तोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको पता है लॉग वाई है, लॉग एक्स का 1/x होता है, वाई है तो 1/y होगा, इंटू
dy/dx, फिर ये तो अब पता है ना u x का फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम लोग अपना सॉल्व करेंगे जो भी होगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पता नहीं है, लेकिन ये u है ना, तो पता है कि किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, y डैश से। पता नहीं है ना फंक्शन क्या है, केवल हम लोग एक सिंबल लिए ना, हम मान इसका डिफरेंशिएशन हो गया और उसका डिफरेंशिएशन आया u डैश, ठीक है। फिर ये है आपका log u और ये v का डिफरेंशिएशन मान लेते हैं v डैश। अब आपको क्या करना है इसमें, एक नया चीज यही है, ये जो बटा में y जो था, चूंकि y एक फंक्शन है, तो ये बटा वाला y उधर गुना में कर देंगे तो मेरा dy/dx क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये बटा वाला y उधर गुना में जाएगा तो ये पता है ना सबके लिए होगा, तो v u डैश प्लस log u v डैश, ये तो जो वैल्यू इधर का सॉल्यूशन है वो है, और इधर बटा में जो y था वो गुना में चला जाएगा, और इस y के जगह पे जो आपका फंक्शन था, y का जो वैल्यू था ये वाला, उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो मेरा dy/dx निकल जाएगा। क्या होगा, y के जगह पे लिख देंगे, y क्या था, u के पावर v था स्टार्टिंग वाला, और ये जो वैल्यू जो भी आया रहेगा हम उसको जस्ट का तस यहाँ पे रख देंगे। तो ये तरीका है कि पावर अगर वेरिएबल हो उसको सॉल्व करने का, इस तरीके से हम लोग dy/dx निकालेंगे। और लिखा है कि दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि लॉग की सहायता से ही हम लोग ऐसे फंक्शन को एक जनरल फॉर्म में तोड़ पाए और उसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल पाए। इसीलिए लॉग की सहायता लेने के कारण इस अवकलन का, इस प्रोसेस का डिफरेंशिएशन के नाम का पड़ गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आराम से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कुछ नोट्स की बातें हैं इस पे ठीक करेंगे, जरा नोट्स में क्या दिखा गया है, और फिर एक आध एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नोट में क्या लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी का ही नोट है, लिखा है कि इन दी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन fx एंड ux मस्ट बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए मैंने जो आपको कहा था वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जो आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, मतलब जो ये वैल्यू जो दिया गया है u⁴ वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव हो तो पता नहीं बटा में चला जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर पाना आपके क्लास के लेवल की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कह दिया कि यहाँ जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए पूरा, और उसका पावर जो है पॉजिटिव हो, पावर पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दो चीज़ें ध्यान से, fx और ux लिखा है, मतलब हम लोग कोई भी फंक्शन को क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन को fx बोलते हैं, तो फंक्शन fx हो गया, और यहाँ पर ux जो है वो क्या हो गया, आपको पता ही है, ux यहाँ पर हम लोग जो माने हैं वो है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव पता है ना, देखो एक चीज़ मेरे की बात समझो, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या है, जरा समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपको लिखा था y = u⁴v, मान के चलिए, तो ये y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब इसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव दे, निगेटिव नहीं देना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब देगा, जब u पॉजिटिव होगा। जब u पॉजिटिव होगा, देखो u का मान तुम कुछ भी रख लो, मान लो 1 रखते हैं, सपोज करो खुद से ही 1 रखेंगे, और उसका पावर क्या है, वो एक कोई वेरिएबल है मान लो, ठीक है, वो कुछ मान लो कुछ देते हैं, जैसे 2 रखते हैं, तो क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा। अगर हम मान लो इसको निगेटिव भी कर दें, 1⁻² कर दें, तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा। देख लो, माइनस हटाने के लिए बटा में करोगे तो पॉजिटिव ही दे रहा है। मतलब ये जो बेस है इस पर डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होगा। बेस अगर पॉजिटिव है तो पूरा वैल्यू का, पूरे फंक्शन का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, और बेस अगर निगेटिव हो जाए तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा कि एक तो u पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए, और उसके बाद ये टोटल जो वैल्यू है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि आपको u जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा लिखता है व्हेन अ फंक्शन कंटेन्स वेरिएबल, अगर कोई फंक्शन क्या करता है कि उसका जो फंक्शन जो है वो वेरिएबल कंटेन करता है, ठीक है, पावर माने पावर जो है वो वेरिएबल हो, एंड ए फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ सेवरल फंक्शंस, देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज यूजफुल। देखिए यहाँ एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे कभी कभी क्या होगा ना कि बहुत सारे फंक्शन
एक साथ ना गुना के रूप में दिए होंगे। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा है कि 2 अगर गुना में हो, u इंटू वी हो, तो आप डिफ्रेंसिएशन लगा देंगे डायरेक्ट u इंटू वी का। लेकिन अगर 3 गुना में दे दिया u v w, तब आप इसको कैसे क्वेश्चन रूल लगाइएगा। तो कहता है कि बहुत सारे अगर वेरिएबल जो है वो ध्यान समझिएगा, कहता है कि व्हेन अ फंक्शन, माने यदि जब कोई फंक्शन जो है कंटेन्स वेरिएबल पावर अगर जैसे चर राशि दे दिया हो, सपोज किया जाए कोई पावर में भी कोई x वगैरह दिया गया है, और यहाँ जो फंक्शन जो है वो बहुत सारे फंक्शन एक साथ गुना में दिए गए हो, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का ही सहारा लेना पड़ता है, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ही सहायता से इसको हम बना सकते हैं। इसलिए बहुत यूजफुल तरीका है। कब कब, जब बहुत सारे चीजें, बहुत सारे फंक्शन, सेवरल फंक्शंस आर प्रोडक्ट के रूप में दे दिया गया हो, गुना के रूप में दे दिया गया हो, और पावर वेरिएबल हो, तो आप उसको किसी भी विधि से हल नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है, लॉग की सहायता से सॉल्व कर पाना बहुत इजी होता है, आराम से बिना किसी परेशानी के आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 2 नोट दिए गए थे। अच्छा, अब जो मैंने आपको अभी स्टार्ट होने के पहले कुछ चीज़ें बताई थी, वो यहाँ पर दिया गया है प्रूफ के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ ही, बस इसी के साथ ये थ्योरी समाप्त हो जाएगी। जैसे क्या है, मैंने कहा था ना, पावर वेरिएबल दिख जाए तो समझ जाना है कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। और इसीलिए मैं आपको पिछले जो वीडियोस जो मैंने अपलोड किया था 5.4 का, उसमें आपको नहीं बताया था कि EX का पावर, EX का डिफरेंशिएशन EX क्यों होगा, लेकिन मैंने मतलब एक बात में थोड़ा समझाया जरूर था, लेकिन आज आपको उसका रीजन मिलेगा कि क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चीज, कुछ फॉर्मूले दिए गए, मैं प्रूफ के साथ साथ आपको दिखाते चल रहा हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला है कि अगर कोई देखिए कांस्टेंट है, ठीक है, समझेंगे, कोई कांस्टेंट है, उसका पावर वेरिएबल है, मैंने दोनों ही बातें कह दिया, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो या कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की सहायता से। तो देखिए जरा कैसे होता है। अब मान लीजिए x है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिख जाए तो इसको रटना नहीं, इसको डायरेक्ट बना देना है। लेकिन होता कैसे, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर ध्यान से, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो पूरा बनाना पड़ेगा, उसको आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको आप निकाल के पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए आराम से, मैं दिखाता हूं आपको। चलिए, मैंने भी कहा कि अगर वेरिएबल का कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो आपको तरीका है कि पहले उस फंक्शन को जस्ट एकदम लिख दीजिए और उसके बाद जो कांस्टेंट था उसका लॉग निकाल दीजिए, हो गया आंसर। तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसको बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो इस चैप्टर में आपको यही सिखाया गया, पावर वेरिएबल होने पर क्या करना होगा। चलिए, ये आया कहां से ये देखते हैं जरा। तो पहले हम इसको लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, मैंने अभी कहा पावर वेरिएबल हो तो लॉग का सहारा लेंगे। लॉग का सहारा लेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जल्दी से लिख देंगे, लेट y इक्वल टू एक्स, फंक्शन क्या है मेरा a टू द पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा कि भाई जब भी पावर वेरिएबल दिखे तो डायरेक्ट लिख देना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लिख देंगे कि नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर x। अगला स्टेप में मैंने क्या कहा, जैसे ही लॉग लेंगे तो आपका जो ये पावर है वो आगे आ जाएगा इसके फॉर्मूला के तहत। तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग a। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से फॉर्मूला है आपको पता है कि लॉग m के पावर n हो तो n आगे आ जाता है लॉग m n हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लॉग वाला में बताया गया था, आगे समझिए जरा। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे बस आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्व करने पर, डिफरेंशिएट करने पर वी गेट, चलिए जी डिफरेंशिएट करेंगे तो d log y, बस वही मैंने आपको जो प्रोसेस दिखाया था उसी प्रोसेस के तहत दिखा रहे हैं। d log y बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dx इंटू लॉग a बटा में dx। चलिए जी, log y है, log तो y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले क्या करेंगे, log y का फंक्शन है तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में और फिर y को x के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगाएंगे। इधर देखिए x इंटू लॉग a,
लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, पता है ना, ए क्या था, कांस्टेंट था। तो अगर ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट, माने ए 5 कांस्टेंट है तो लॉग 5 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझिए ध्यान से, लॉग 5 कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है तो आपको पता है कि कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। कांस्टेंट अगर फॉर्मूला में दिया गया हो तो डिफरेंशियल की फॉर्मूला पता है ना, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे 5x है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो 5 बाहर आ जाएगा, dx/dx, है ना। चलिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dx। चलिए, लॉग y का क्या होगा, लॉग x का 1/x होता है तो लॉग y का 1/y होगा इनटू dy/dx, ठीक है। और ये देखिए लॉग a और dx/dx तो 1 हो जाएगा, पता है सबको। फिर मैंने कहा था ये बटा वाला y कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, आ रहा है ना। तो dy/dx इक्वल टू बटा वाला y यहाँ गुना में चला गया, y इंटू, पहले तो गुना हो गया तो लॉग a। अब बताइए y क्या था आपका, a⁻x था, तो y क्या वैल्यू रख दीजिए, a⁻x इंटू लॉग a। आ गया कि नहीं आया, y⁻ax इंटू लॉग a, यही ना था, देख लीजिए आप। तो अब आपने समझ लिया कि अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन को एक बार लिखेंगे और उस कांस्टेंट का लॉग निकाल करके गुना कर देंगे, हो गया, एकदम डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और यहाँ लॉग का अगर कोई बेस पूछेगा कि बेस क्या है तो बेस हमेशा ई रहेगा। ये प्रूफ आपको बहुत काम करेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है। जरा मैं इसको एक बार फिर से एक नया कोई लेकर के फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एकदम उसी प्रोसेस पे बिठा देना है सिर्फ। आगे देखिए जरा, ध्यान रहे ये कब लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये प्रूफ आप देख लिए, अब आप इसके तहत किसी को भी डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे वो तभी लगाएंगे जब पावर वेरिएबल हो लेकिन कांस्टेंट के पावर में हो। जैसे मान लिया अगर आपसे मैं कहूँ कि चलिए 10 का पावर x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2 के पावर x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, ये थोड़े ना ये x के पावर n लगाएंगे। x का पावर n का मतलब हुआ कि वहां पावर कांस्टेंट था, x² हो जाएगा, x के पावर 10 रहेगा तो कर देंगे, लेकिन 2 के पावर x हो जाए तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ना ऐसे हो जाएगा 2x 2 - 1 तो यानी 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x 10 - 1 nx n - 1 तो 10x⁹, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर 2 का पावर x हो जाए तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए आपने पूरा प्रोसेस देख लिया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, और उसके तहत फॉर्मूला बना करके आपने याद भी कर लिया कि भाई अब आपको निकालना नहीं है, क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। देखो अब बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होगा, d/dx लिखोगे और डायरेक्ट ये पूरा फंक्शन लिख दो, 10 के पावर x, एकदम जस्ट 2 कॉपी कर दो, और उसके बाद उस कांस्टेंट का लॉग निकाल लो, बस लॉग 10 हो गया आंसर। और बेस अगर कोई पूछे तो दिखा दो कि भाई ई है, नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि यहाँ लॉग केवल लिखा है तो इसका मतलब वहां बेस ई है ही। ऐसे ही बताओ 2 के पावर x क्या होगा, डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट एकदम, तो क्या होगा 2 के पावर x लिख देंगे और 2 का लॉग निकाल देंगे, लॉग 2 आंसर, एक लाइन में। ये ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत काम करेगा। तो ये निकला इसी तरीके से, लेकिन हमने याद कर लिया। लेकिन अगर अब ऐसा आ जाए x⁻x, वहां पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसको डायरेक्ट नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख देंगे कि अगर ऐसा है तो x⁻x और log x, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट का लॉग लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट थोड़ी ना वेरिएबल है, इसलिए इसको निकालेंगे, पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, और इसको आप डायरेक्ट लिख करके फॉर्मूला एक तरह याद कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों चीजों को स्पष्ट आपको निर्देश दिया कि पावर वेरिएबल रहे तो 2 कंडीशन है कि बेस क्या है। बेस अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिखो, और बेस भी अगर वेरिएबल हो गया तो भाई डायरेक्ट नहीं लिखोगे, उसको बनाना पड़ेगा, और यही इस एक्सरसाइज में दिया गया है। और नोट में एक जो बात आया उसको आप याद जरूर कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे कि अगर नोट में जो बताया गया था कि बहुत सारे फंक्शन गुना के रूप में दिए गए हो और पावर कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। आप देखेंगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए इस एक्सरसाइज में, एकदम दिमाग का बत्ती जला देगा आपका।
ठीक है, तो जोड़ा एक बार ये बता दिया जाए, एक बार अंतिम एक चीज और थ्योरी समाप्त हो जाएगा। अब एक्सरसाइज भी देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन डील करेंगे आज। चलिए मैं पूछता हूं, आप बताइए e के पावर x क्या होगा डिफरेंशिएशन। अब अगर आपसे कोई कहे तो आपको पता है कि e तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहे, पावर वेरिएबल दिखा बस थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। अब नीचे देखेंगे कि पावर के बाद बेस क्या है, बेस भी कांस्टेंट, डायरेक्ट आंसर। तो क्या मैंने कहा, अगर कांस्टेंट है तो पावर वेरिएबल तो डायरेक्ट फंक्शन को लिख देंगे एक बार, और उस कांस्टेंट का लॉग लेंगे, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बेस हमेशा ई रहता है और ई बेस पर ई का लॉग 1 होता है, इसलिए ये लास्ट में EX हो जाता है, और ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में लोग याद कर लेते हैं कि EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है, समझ गए। लेकिन होने का रीजन क्या है, ये प्रोसेस है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी था इस एक्सरसाइज के लिए पार्टिकुलरली वो खत्म हुआ। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में है, वो 5.6 के लिए है, हम लोग उसको नेक्स्ट डे देखेंगे। आज हम लोग अब एक्सरसाइज की बात करेंगे 5.5, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज देखते चल रहे हैं हम लोग, ताकि कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बता ही दूं क्या पैरामेट्रिक वाला भी, एक्सरसाइज कल ही देख लिया जाएगा, जरा आप लोग भी देखेंगे और ट्राई करेंगे। मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। 5.6 का भी थ्योरी देखेंगे, बहुत छोटा है ये भी, और 5.7 का भी थ्योरी देख लेते हैं, बहुत छोटा है दोनों। तो डिस्कस करके आज थ्योरी समाप्त करते हैं, फिर समय अगर बचेगा तो एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ा अच्छा है, और उसका नाम है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन नया प्रकार का आया है, आप इसको समझेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन एक इक्वेशन का एक नया रूप आया है, उसको आप जरा समझेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में पैरामेट्रिक को प्राचल बोलता है, ठीक है, प्राचल। बंद कर दीजिएगा। चलिए सुनिए सुनिए, आगे चलते हैं जल्दी से, बहुत कम टाइम लेंगे, आराम से, चिंता मत कीजिए। आज थ्योरी खत्म ही करते, बस एक्सरसाइज आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे आराम से। पैरामेट्रिक इक्वेशन जरा समझिएगा, और पता है ना कि जो 30% कम किया है सिलेबस बिहार सरकार इस बार, बिहार बोर्ड, तो उसमें आपको सिर्फ 5.8 नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग 5.8 में 2 थ्योरियां हैं, एक है रॉल्स थ्योरम और एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। वैसे वो चैप्टर छोटा भी है और ना पढ़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और नहीं देगा तो अच्छी बात है, हम लोग जरूर देख लेंगे। आपकी इच्छा, आप उसको रिवाइज कीजिएगा मत कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में बोल दिया कि नहीं आएगा वो वाला, बाकी सब पढ़ना है, 5.7 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक में एक वर्ड आया है पैरामीटर। क्या वर्ड आया है, पैरामीटर, जिसको हिंदी में हम लोग प्राचल बोलते हैं, और पैरामेट्रिक हो गया, इसे प्राचलिक हो गया। तो प्राचल क्या चीज है, जरा इसको समझना है। पैरामीटर तो लिखा हुआ है ना कि जब कोई ऐसा फंक्शन होता है कि हम लोग उससे ना डायरेक्ट लिंक्ड नहीं कर पाते हैं दो चीजें, जिसके से मान लिया जाए, एक उदाहरण के तौर पे कि आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम पास करना है, जैसे उदाहरण समझिएगा, और आप स्टूडेंट हैं और वो टीचर हैं, वो मतलब मान के चलिए आपको परीक्षा लेने वाले हैं, तो एक बीच में टीचर के माध्यम है, और टीचर जो है ना वो बीच का व्यक्ति ऐसा है जिसका संबंध आपसे भी है और जिसका संबंध उससे भी है, तो ये बीच का पैरामीटर हो गया। मतलब अगर दो चीजें, जैसे मान लीजिए एक एक्स है, एक वाई है, और एक थर्ड पर्सन कोई है, ना तो एक्स वाई को जानता है ना वाई एक्स को जानता है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक थर्ड पर्सन जो इस माने वो थर्ड पर्सन से ये भी जानता है, जैसे आप एक क्या बोलते हैं उसको, शादी विवाह में मीडिएटर जो होते हैं, इसको लोग अगुआ बोलता है लोग, इससे ये भी रिलेटेड होता है और इससे ये भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ वही बात है, ये एक मीडिएटर आता है जिसको हम प्राचल बोलते हैं। क्या समझाया गया कि इस प्राचल माने हम क्या करते हैं, जब इस दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन ऐसा इसमें मीडिएटर है, कौन ऐसा पैरामीटर है जिसका संबंध इन दोनों से है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर दोनों को आपस में ला करके dy/dx निकाल लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको मैं कहूँ तो सपोज किया जाए कि x जो है ऐसे दिया रहेगा, एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए x दिया है 4t, t कोई मतलब दूसरा वेरिएबल है, और y भी दिया है मान लीजिए t², सपोज किया जाए। अब देखिए, और निकालने के लिए क्या बोला, dy/dx, बड़ा समझिएगा भाई,
बहुत ध्यान से, ये 5.6 की बात हो रही है, बहुत इजी चैप्टर है। आप चाहेंगे तो ये थ्योरी के आधार पे आज ही जाकर के टोटल बना देंगे। अब छोटा सा एक्सरसाइज दिया 10-12 क्वेश्चन ही है, आज हम 5.6 ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या कहना है समझिए ध्यान से, पैरामीटर क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई कभी कभी क्या होगा कि x एक फंक्शन दिया हुआ है, y एक फंक्शन दिया हुआ ना, तो x का y से कोई संबंध है ना y का x से कोई संबंध है, और dy/dx निकालना भी है। तो क्या होगा, कोई थर्ड ऐसा एक वेरिएबल होगा जिससे इन दोनों रिलेटेड होंगे। जैसे t से देखिए, x t का फंक्शन है, y/t के फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इन दोनों को साथ ला करके dy/dx निकालेंगे। मतलब अब ये t जो है यही यहाँ पर क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके कारण इन दोनों के बीच में संबंध जुड़ पाएगा। इसके कारण इन दोनों परिवारों में शादी विवाह का कार्यक्रम हो पाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अब बताओ इसको किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट, क्योंकि t का फंक्शन है, तो dx/dt क्या होगा, अब बताओ, तो d4t बटा में dt, तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dt/dt 1 हो जाएगा, पता है ना, तो इसका डिफरेंस निकल गया 4। अब इसका निकालेंगे dy/dt, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा, तो dt²/dt, tt मैच कर रहा है, t का ही फंक्शन है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होगा कि पावर अगर कांस्टेंट हो पावर आगे आ जाता है, और यहाँ पर वेरिएबल लिख के उसका पावर एक कम कर देते हैं, x n-1 आप लोग याद कर लिए होंगे, तो 2 में से एक जगह 1 तो लिखेंगे नहीं, यानी इसका क्या हो गया 2t। अब देखो ये dy/dt है और ये dx/dt है, अगर dy/dt में dx/dt से अगर डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या होगा, dy/dt में अगर हम लोग dx/dt से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो dt कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx निकल जाएगा। यानी dy/dx निकालना है, तो कहने का मतलब है, इस चीज को ऐसे नहीं लिखा जाता है, मैं समझाने के लिए आपको बताया, जब भी आपको dy/dx निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए क्या dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy ऊपर है तो dy/dt ऊपर रखेंगे, और dx है तो नीचे dx/dt लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, dt कट भी जाएगा, dt जब कट जाएगा तो dy/dx ही हो जाएगा, मतलब हम दोनों जगह dt लगा दिए, और ये लगाने से क्या हो गया कि dy/dt आपने निकाल लिया है, कितना आया है 2t, और dx/dt भी आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया है 4, और 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी t/2, ये आपका निकल गया dy/dx है। तो ये जो आपका तरीका है समझिए ध्यान से, ये हम लोग पैरामीटर की सहायता से ही निकल पाए, और पैरामीटर कौन है, जो तीसरा वेरिएबल दिया गया है जिसके कारण इन दोनों में संबंध जुड़ पा रहा है, उसी को लोग पैरामीटर बोलते हैं, और वो जिसमें होगा उस इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर यही आपको समझना था, और यही तरीका है बनाने का भी, और कुछ था नहीं इसमें, हम लोग थोड़ा एक बार समझा देते हैं, एक बार जो लिखा हुआ है कॉपी में आपके नोट्स में लिखा है कि when both x and y are function of a third variable, मैंने कहा ना कि जब x और y दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, ठीक है, तो कहता है कि then the given equation are said to be parametric equation and the third variable is called parameter। यही तो कहा है, देखिए कि दो वेरिएबल x और y किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, और जिस थर्ड वेरिएबल के का ये फंक्शन होता है उस वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। यही इसका थ्योरी था, ठीक है, और उसको कैसे करना है आपने देख ही लिया, अब आपको तो भूलने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए कि उसमें क्या करना है। वहां पे ऐसे एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कि क्या रहेगा, कोई दूसरा पैरामीटर दिया रहेगा, x रहे t रहे, कुछ भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको। जैसे x t का फंक्शन है, सपोज किया जाए x t का फंक्शन है, और ऐसे x t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन है, ठीक है, और आपको dy/dx निकालना है, तो क्या करना है कि अगर dy/dx निकालना है और ये दोनों अपना t का फंक्शन है, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको भी t के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि dt/dt कट जाएगा और dy/dx निकल जाएगा, तो काटना नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कि इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ का मतलब हुआ कि जो y t का फंक्शन उसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, और इसका मतलब हुआ जो x दिया उसको
टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और भाग लगा करके आंसर निकालिए। हाँ, एक बात यहाँ पर दिखा है कि बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, इसका डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बटा में यदि जीरो हो जाएगा फिर आपको पता है ना पी बटा क्यू जब पढ़ते हैं परिमेय संख्या में क्या लिखते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ये क्यू के रूप में आया ना, तो इसलिए इसका मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यही है आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और कुछ दिक्कत? पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है आपको समझ में आया? जब दो फंक्शन ऐसे हो कि वो एक थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे एक्स टी का फंक्शन है ऐसे मान लीजिए जाए, और ये भी एक टी का फंक्शन है मान लीजिए भी है, ठीक है। और तो जो थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन होते हैं उसको लोग पैरामीटर बोलते हैं, और उस इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए अलग अलग दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब ये टी नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, टी जरूरी नहीं है, वहां पर टी के जगह पे कोई दूसरा दे दे, एम दे दे, एन दे दे, कुछ भी दे दे, तो जो देगा उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके सिर्फ डिवाइड कर देंगे और निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रहे, y ऊपर है तो y वाला ऊपर रखेंगे, x नीचे तो x वाले को नीचे रखेंगे, और डिफरेंशिएट को भाग लगा करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये 5.6 का थ्योरी था। अब थोड़ा 5.7 का थ्योरी देख लेते हैं, बहुत छोटा छोटा चीज है, ठीक है। 5.7 में क्या है, बड़ा अच्छा चीज है। अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन देखा था वो सिंगल ऑर्डर का देखा था, अब आपको डबल ऑर्डर का देखना है। और वैसे आपको समझना क्या है, समझिए, जैसे कोई फंक्शन दिया है y f(x), ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन अगर आपको दिया गया है, कहेगा कि द्वितीय कोटि का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा तो फर्स्ट ऑर्डर का था, अब जो है सेकेंड ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय। और देखिए आप 9 जब अध्याय पढ़ेंगे तो वहां तो पूछता है कि इसका ऑर्डर फाइंड कीजिए, इसका जो है कि नहीं ऑर्डर फाइंड करने के लिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे देगा, तो वहां पे आपको जो है कि नहीं समझना है जरा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि द्वितीय कोटि क्या है। अब क्या है कोटि, जरा हम समझा देते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है ना, द्वितीय कोटि का अवकलज। चलिए, ये क्या है, कुछ नहीं है, कहता है कि कोई भी फंक्शन है, आप इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक बार डिफरेंशिएट मतलब dy बाई जब dx निकालेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, f डैश x लिखते हैं ना, फंक्शन को एक बार टिक लगा दिया मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। कोई कोई y को ऐसे भी लिख सकता है, अगर y है तो y डैश भी लिख सकता है, f डैश x लिखिए, y डैश लिखिए, dy बाई dx लिखिए, एक ही बात हुआ, ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसको बोलेंगे एक ऑर्डर का। एक डैश है तो इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब उसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो वही कहलाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज, और कुछ नहीं है, बस। द्वितीय कोटि का मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बताओ, इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट करें तो ये अब फंक्शन बन जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स, जरा समझिएगा, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स, और किसको करना है, डी वाई बाई डी एक्स को ही करना है। थोड़ा लिखने का तरीका सुनिए यहाँ पे कैसे है कि dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का करना है। अब ये ऐसे कभी नहीं लिखेंगे d2y ऐसे d स्क्वायर x, गुना थोड़ी कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, समझिएगा। जब भी हम लोग dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने के कारण इसका नाम पड़ा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको लिखने का तरीका ऐसे है, d2y बटा में dx स्क्वायर, ये गुना नहीं है कि डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये लिखने के लिए, ये जब भी आप देखेंगे 2 अगर दिख रहा है पावर में, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर 3 हो जाएगा तो थर्ड ऑर्डर, 4 हो जाएगा 4 ऑर्डर, तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना बार डिफरेंशिएट करके वहां तक पहुंचना पड़ता है। बात समझिए। इस चीज को आज के बाद कैसे लिखना है, कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा d2y अब बटा में डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी दूगो है एक्स दूगो है तो यहाँ गुना हो गया, ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका यही है, d2y, और देखो ऊपर में 2 पढ़ेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर पढ़ेंगे, d2y बटा में dx स्क्वायर। वैसे कभी कभी कोई कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पढ़िए, लेकिन फिर भी एक जो तरीका है, जो एक परंपरा है, ट्रेडिशनल है, उसको हम लोग जानेंगे कि ऊपर वाले को 2 बोलेंगे, नीचे वाले को स्क्वायर बोलेंगे। और लिखने का तरीका समझ गए, ऊपर में d के पावर में लगाएंगे, नीचे x का पावर लगाएंगे, d2y बटा में dx स्क्वायर। ये ध्यान रखें, ये नहीं कि यहाँ स्क्वायर कर देंगे चाहे यहाँ स्क्वायर कर देंगे, नहीं, जहाँ जो है वैसे लिखना है। डबल डिफरेंशिएशन को वैसे लिखना है। अगर ज़्यादा झंझट हो रहा है आपको तो ऐसे समझिए, जैसे f डैश x था, अब इसको क्या कर देंगे, f डबल डैश x कर देंगे। डबल डैश का मतलब 2 बार,
y सिंगल डैश था, सिंगल यहाँ पर डबल डैश हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप किसी को मैंने इसको लिखना है तो ऐसे, इसको लिखना है तो ऐसे, और इसको लिखना है तो ऐसे, ठीक है। ये तरीका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, यही आपको थ्योरी था, यही आपको समझाना था। और कहीं कहीं एक चीज और लिखा हुआ है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ना इस चीज को dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखता है, कैपिटल डी से और ब्रैकेट में y लिख देता है, ऐसे लिखता है dy फंक्शन को, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा सिंगल डी लिख देंगे डैश, तो डी डैश वाई, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। दो बार करेंगे इसको लिख देंगे d2y, लिखेंगे d2y, यहाँ d1y d2y। तो बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ तरीका ही सीखना था, कब कैसा लिखेंगे भैया। देखो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, आप उसको एक बार करोगे डी वाई बाई डी एक्स, दो बार करोगे तो d2y बाई डी एक्स। अगर y को ही लिखना है तो सिंगल डैश लिखो चाहे डबल डैश लिखो, एफ एक्स को लिखना है तो सिंगल एफ डैश एक्स लिखो चाहे एफ डबल डैश एक्स लिखो, या डी वाई से कर रहे हो उसको उचित तो d1y लिखो सिंगल ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर को d2y लिखो। जैसे ये सब तरीके ही हैं दिखाने के, यही आपको बस थ्योरी है। और दो बार करना है तो आपको परेशानी क्या है, जो आएगा उसको एक बार और कर देंगे। जरा मैं एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। चलिए जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज किया जाए x इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू दिया है tq, और इस फंक्शन को कहता है ना कि आप फाइंड कीजिए द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो दो बार डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए दो तरीका है लिखने का, या तो हम ऐसे लिखेंगे y डैश का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफरेंस करो तो एक बार डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस करो x के पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा n, हाँ कहाँ हो भैया, देखो दो तरीका बा, देखो घबरा मत, पहले दिखा था सिंपल दिखाओ तुमने भैया, ई टी के फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में करम ना, तो डी वाई बाई डी टी लिखवा, तो क्या हो जी डी टी क्यू बटा में डी टी, कोई दिक्कत। चलो अब x के पावर n वाला फॉर्मूला कहा भाई, x के पावर n वाला फॉर्मूला n x, तो x जब यहाँ पे t है तो t लिखेंगे, n माइनस वन जो पावर तो एक कम कर देते हैं तो 3 है तो क्या लिखेंगे, दो हो गया एक बार। ये निकला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक बार और करना पड़ेगा, अब फिर लिखेंगे डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में किसको करना है, अब जो डी वाई बाई डी टी आया उसको एक बार और करना है। अब देखो डी बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या आया था 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर। इसको अब लिखने का तरीका क्या है, मैंने बताया d2y बटा में dt स्क्वायर। अब इसको डिफरेंस करो ना एक बार और क्या करना है। चलो तो देखो तीन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो dt स्क्वायर बटा में dt, 3 और t स्क्वायर का क्या होगा, x के पावर n फॉर्मूला n x n माइनस 1, दो में से गया एक तो लिखेंगे नहीं, 3 दूनी 6t, आंसर हो गया। अब देखो इतना अगर तुमको लिखने की जरूरत है, दो लाइन का काम है भाई डिफरेंशिएशन। देखो मैं इधर दिखाता हूँ, इस साइड दो लाइन में इसी चीज को मैं दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है। देखो बहुत हो गया झंझट, y टू द पावर r, देखिए तो ये वाला अगर tq है तो देखो ध्यान से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो गया इसमें, हाँ देखो एक बार है, हम लोग एक बार करना है तो क्या लिखेंगे y डैश लिख दिए, y डैश का मतलब एक बार करना है, ठीक है। ये बार बार ना कुछ लग रहा है मेरा मेमोरी फुल हो गया, चलो बात खत्म ही है। तो क्या हो जाएगा, एक बार करना है तो x के पावर n फॉर्मूला, x के पावर n फॉर्मूला क्या कहता है, n को आगे रखिए, x रखिए और n 1 कर दीजिए, हो गया एक बार। एक बार और करना है तो डायरेक्ट लिखो ना, डबल डैश, हो गया एकदम डायरेक्ट आंसर, एक एक लाइन में छोटा छोटा क्वेश्चन है सब। तो फिर इसको करो डिफरेंशिएशन, इसको कैसे करोगे, कांस्टेंट बाहर निकालोगे, बाहर निकल गया, टी स्क्वायर का डिफरेंस न करो, टी स्क्वायर है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो टी स्क्वायर क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, और फिर t, और फिर दो में से एक गया एक, तो एक लिखेंगे नहीं तो क्या हो गया 3 दूनी 6t। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिखो, या ये देखो पूरा प्रोसेस मैंने जो दिखाया है, पूरा प्रोसेस को देखो या ऐसे करो। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये आपका हो गया थोड़ा लॉन्ग टाइप पूरा लिख करके कि भाई एक बार डी वाई बाई डी टी निकाले, फिर उसको एक बार और किए, डी वाई बाई डी टी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी वाई बाई डी टी हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। बात यही है, हम ये ना लिख करके वाई डैश लिख दिए हैं, ये ना लिख करके वाई डबल डैश लिख दिए हैं, और ये मन में ही अपना कर दिए कि भाई कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंस होता है 2t, और 3 दूनी 6 कर दिए तो 6t, यहाँ भी 6t, यहाँ भी 6t, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से आपके मान के चलिए कि अभी इस साल के एग्जाम के मुताबिक आपका थ्योरी समाप्त हुआ, लेकिन एक रह गया रॉल्स थ्योरम, वो हम लोग लास्ट में जैसे कल क्या करेंगे 5.5 एक्सरसाइज देखेंगे, 5.6 एक्सरसाइज देखेंगे, 5.7 एक्सरसाइज देखेंगे,
और ये तीनों एक्सरसाइज देखने के बाद हम लोग फिर 5.8 का थ्योरी और 5.8 एक्सरसाइज भी देख लेंगे। मतलब 2 दिन में ये सारा एक्सरसाइज देख लेंगे, कल परसों मिला करके। और तब तक मैं आज भेज भी दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और खुद से भी आप लोग आज अपने से जो 5.7 और 8 को एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, 8 तो और आसान है, 7 भी आसान ही है, सॉरी 6-7 आसान ही है, और फिर 5.5 तो आसान, सब आसानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस पहली बार है तो थोड़ा लगता है कि भाई क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो आज की सेवा यही समाप्त करेंगे, और कल हम लोग आज ही हम तीनों एक्सरसाइज डाल देते हैं नेट पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, और कल सुबह में फिर जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो 5.5 फिर 6 फिर 7 लाइन से देख लेंगे। ठीक है, तो थ्योरी समाप्त हुआ, और उसके बाद एक्सरसाइज रह गया, एक्सरसाइज को हम लोग देख करके 5 के बाद 7 पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बहुत जरूरी हो गया है, उसको जल्दी से इस शायद अक्टूबर चल रहा है ना, आज अक्टूबर में इंटीग्रेशन को खत्म कर देंगे। फिर नवंबर में हम लोग देख लेंगे उसका 8 और 9 वो देख लेंगे। समझ लिए कैलकुलस पे आपका कमांड हो गया। 6 से उतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 6 को लास्ट में देखेंगे, थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है मैक्सिमा मिनिमा, तो अभी अगर उसको समझेंगे तो फिर ये सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसको लास्ट में। ठीक है, चलिए चलते हैं।